अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंसर्शन सॉर्ट जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम का फेमस एल्गोरिथम है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इंसर्शन सॉर्ट जो है ये इसके रनिंग टाइम जो है वो किस तरह से कंप्यूट किया जाता है, एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, उसका बेस्ट केस और उसके वर्स्ट केस, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हम फाइंड करेंगे। और इंसर्शन सॉर्ट जो है स्टूडेंट, ये लास्ट लेक्चर में हमने इसका जो है वो एक एल्गोरिदम उसको हमने अंडरस्टैंड किया था। और इसके जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको आप किसी भी अरे के एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, उसको आपने ड्राई रन जो है वो आपने देखा था। तो इस हवाले से किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन तो नहीं है इंसर्शन सॉर्ट है क्या। इंसर्शन सॉर्ट बेसिकली हमारी यूज़ होती है जब आपके पास जो नंबर्स है जिनको आपने सॉर्ट करने हैं और वो स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, तब हम इंसर्शन सॉर्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तब ये बेस्ट जो है वो हम एक एल्गोरिथम है डाटा को स्टोर करने के लिए। तो इंसर्शन सॉर्ट का जो एल्गोरिथम था, ठीक है, वो एक दफ़ा हम उसको देख लेते हैं ताकि हम जब उसका एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको उसके लाइन ऑफ कोड जो है वो आपको क्लियर हो। इंसर्शन सॉर्ट का जो लाइन ऑफ कोड था वो इस तरह से था कि यहाँ पर आप देखें कि हम एक फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं और एक वाइल कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इंसर्शन सॉर्ट जो है वहाँ पर फॉर लूप में हम इस तरह से कर रहे हैं कि आपके पास जो टोटल अरे है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो 1 से लेकर n नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हैं। तो फर्स्टली आपने क्या करना है कि जो की है उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो की की सिलेक्शन के लिए की जो है उसके इंडेक्स को हम डिनोट करेंगे जे के साथ, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिनको हमने सॉर्ट करना है, जो हमारे पास सॉर्टेड नंबर्स होंगे वो उसे हम नोट करेंगे आई के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लूप लगा रहे हैं फॉर जे इज इक्वल टू 2 टू ए डॉट लेंथ मीन के सेकंड अरे के इंडेक्स से हमने टोटल जो नंबर ऑफ साइज ऑफ अरे है वहाँ तक हम ये लूप लगा रहे हैं। तो एक आपका आउटर लूप एक लूप है और लूप में फिर हम वाइल कंडीशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने लूप लगाना है फर्स्टली पूरी अरे पर लूप लगाना है, और लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, अरे के सेकंड इंडेक्स से लेकर अरे का जो है टोटल साइज है वहाँ तक हम ये लूप लगा रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि जो हमारी की है वो जो है वो सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा होगा वो होगी। फिर आपने जो है उस की को कंपेयर करना है अरे के एलिमेंट के साथ, फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो है, और अरे का जो प्रीवियस एलिमेंट होता है उस की से जो प्रीवियस एलिमेंट होता है उसको अगर आपने उसके साथ कंपेयर करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एक आई इंडेक्स के लिए एक आई वेरिएबल लेंगे, ठीक है। जो भी आपका की का इंडेक्स था उसमें से उसको वन माइनस करेंगे, तो इट्स मीन के उस जो की है उसके इंडेक्स से एक प्रीवियस जो एलिमेंट होगा उसका जो है वो आप कंपैरिजन कर रहे होंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास ये जो आपके पास इंडेक्स आई पर जो वैल्यू पड़ी हुई है मीन के जो की से पहले जो वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो की से ग्रेटर है। अगर तो ग्रेटर हुई तो आपने जस्ट क्या करना है फिर, अगर तो आपके पास जो की से प्रीवियस वैल्यू है वो उससे ग्रेटर हुई तो आपने राइट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट करने का मेथड ये है कि आपने वाइल कंडीशन में चेक करना है ये जो आपके पास ए आई की वैल्यू ग्रेटर देन की है, और फिर आपने ये जब राइट शिफ्ट कर रहे होंगे तो वो आपने किस तरह से करना है कि जो आपके पास आपके पास प्रीवियस इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको नेक्स्ट मूव करना है। तो मीन के आई इंडेक्स की वैल्यू को आई प्लस वन वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देना। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है वाइल लूप के अंदर जो है। फिर हम आई को डिक्रीमेंट कर रहे हैं और की को जो है वो फिर सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर की इस तरह से है कि वो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा ए आई प्लस वन जिसमें आपने वैल्यू रिप्लेस की होगी वो हमारी अब की हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट एल्गोरिथम है जो कि हम यूज़ करते हैं अरे को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो अरे को जब आप सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं तो इसी एल्गोरिथम को हमने जो है वो इसमें हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हैं वो 7 to 8 लाइन ऑफ कोड बनता है। अब इसका जब आपने एनालिसिस करना है, आपने जो है इसको ड्राई रन इसका देख लिया कि हमने किसको किस तरह से अप्लाई किया था। तो अब ड्राई रन जो है वो अब नहीं करवाओ, वो ऑलरेडी आपने कर लिया। हम इसका जो एनालिसिस है इसका रनिंग टाइम है वो कंप्यूट करते हैं। तो वो रनिंग टाइम कंप्यूट करने के लिए कुछ हम assumptions लेते हैं। ज़रा ये ध्यान से ये बेसिस जो हैं इनको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि अज्यूम दैट ith लाइन टेक्स टाइम सी आई। आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड है ना, हम कहते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है वो सी वन उसको कांस्टेंट टाइम लगता है, सेकंड लाइन को सी टू कांस्टेंट टाइम लगता है, थर्ड लाइन को सी थ्री कांस्टेंट टाइम लगता है, अप टू सो ऑन इस तरह से।
ith line takes ci which is the constant. Since the third line is a comment it takes no time. तो आप यहाँ पर देखें कि हम जो हमारा जो लाइन ऑफ कोड था उसमें जो थर्ड लाइन थी उसको हमने कमेंट किया हुआ था, इसलिए उसको कोई टाइम, याद है कमेंट्स के लिए कोई टाइम नहीं होता। बाकी जितना भी जो लाइन ऑफ कोड आपका होता है आपके एल्गोरिथम का, उसको हम एक टाइम असाइन किया करेंगे, ठीक है। और वो टाइम किस किस बेसिस पे असाइन करना है, वो जो हम रेड मॉडल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली हम बता रहे होते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, उसके लिए भी कौन सा टाइम होगा। अगर डिफरेंट जो फॉर लूप वगैरह जो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनके लिए फिर टाइम जो है वो डिफरेंट हम उनको असाइन कर रहे होंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट फिर फॉर j इज इक्वल टू 2 to n, let tj be the number of time that the while loop test is executed for that value of the j। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये इस पॉइंट को आप अंडरस्टैंड करें जो हम टाइम असाइन कर रहे हैं। फर्स्ट आपने देख लिया कि जो जितनी भी जो लाइन ऑफ कोड है ना उनको हम कांस्टेंट टाइम असाइन करेंगे। सेकंड, जितने अब हम जो लूप लगा रहे हैं, हम लूप लगा रहे हैं जो अरे के इंडेक्स सेकंड इंडेक्स से लेकर उसका जो अरे का लास्ट इंडेक्स n है वहां तक जो हम लूप लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो हम लूप लगा रहे हैं उसमें पहली जो वैल्यू j की वैल्यू 2 के लिए टाइम होगा, फिर j की वैल्यू 3 के लिए टाइम हमें लगेगा, 4 के लिए, 5 के लिए, अप टू सो ऑन n के लिए लगेगा। उस टाइम को हम डिनोट कर देते हैं tj टाइम से, ठीक है। तो tj be the number of time that the while loop test is executed for that value of the j। ये आपको कितना टाइम लगता है उस वैल्यू j के लिए जब आप while loop जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं, उसको आपने tj से नोट कर दिया। Next, note that when a for or while loop exists in the usual way, due to the test in the loop header, the test is executed one time more than the loop body। क्योंकि आपके पास इस तरह से होता है कि हम जो है वो पूरा जो लूप लगाते हैं, हमने चूंकि हमने स्टार्ट किया है 2 से लेकर n तक, ठीक है। और जब आप 2 से लेकर n तक चलता है फिर आपके पास एक दफ़ा फिर फॉर लूप में कंडीशन जाके चेक हो रही होती है, जे की कंडीशन जो है, वाइल लूप की कंडीशन जो है। इसलिए उसने कहा कि हमें लूप से एक टाइम ज़्यादा हमें लूप जो है वो बॉडी पर लगाना पड़ता है। अब रनिंग टाइम कंप्यूट हमने करना है क्योंकि हमारा एक्चुअली मकसद ये है कि हम जो इंसर्शन सॉर्ट है इसका बेस्ट केस और इसके वर्स्ट केस और इसके एवरेज केस जो हैं उसके रनिंग टाइम की एक एस्टिमेशन जो है वो बाय यूजिंग एल्गोरिथम जो है वो फाइंड करें, एनालिसिस करें। तो ऑन अ पर्टिकुलर इनपुट इट इज द नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस, मीन के जो हमारे प्रिमिटिव ऑपरेशंस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उनको एग्जीक्यूट होने के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम का हम नाम देते हैं रनिंग टाइम। अब प्रिमिटिव ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? आपका एक एल्गोरिथम है, आपने एक जो है वो एक प्रोग्राम लिखा है, उसका आपने रनिंग टाइम कंप्यूट करना है, तो वो कंप्यूट आप किस बेस पे करते हैं? तो फर्स्टली वांट टू डिफाइन स्टेप टू डू टू बी मशीन इंडिपेंडेंट, कि हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है हर एक जो आपका एल्गोरिथम का वो होगा लाइन ऑफ कोड, उसका हम टाइम असाइन करेंगे उसको, और फिर उस टोटल जो टाइम होगा हम कैसे फाइंड करेंगे, सबको सम करके। जी हाफिज जैन, आपका कोई क्वेश्चन है? सर आपने पीछे ये वर्ड यूज किया है लूप हेडर। ये लूप हेडर क्या होता है? लूप हेडर क्या होता है? अब यहाँ पर देखें कि आपके पास जब आप लिखते हैं, मैं आपको ना लूप हेडर की अंडरस्टैंड करवाता हूँ। ये आपका लाइन ऑफ कोड है, ये देखें, यही था ना हमारा कोड जो है। यहाँ पर देखें कि फॉर लूप में j इज इक्वल टू टू ए डॉट लेंथ, ये जो आपके पास आप जो लूप लगा रहे हैं ये फॉर j इज इक्वल टू ए डॉट लेंथ, इसे हम लूप का हेडर का नाम देते हैं, जबकि ये उसकी बॉडी होती है जो अगर नेक्स्ट उसकी स्टेटमेंट आपने लूप में लिखी होती हैं। जैसे कि फॉर लूप लिखते हैं ना, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, ये लूप हेडर है, और नीचे जितनी भी जो सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं वो लूप की बॉडी कहलाती है। क्लियर? ओके ओके। ठीक है। अब हम एक्चुअली रनिंग टाइम कंप्यूट करना चाह रहे हैं। अब आपको ये ना अब जो एक ऑब्जेक्टिव वो क्लियर होना चाहिए कि हमने अपने इंसर्शन सॉर्ट का रनिंग टाइम कंप्यूट करना है बेस्ट केस के लिए, वर्स्ट केस के लिए और एवरेज केस के लिए। तो उसके लिए हम रनिंग टाइम कंप्यूट करने का क्या वे है, किस तरह से हम कंप्यूट करते हैं, हमने कुछ कंजम्पशंस यहाँ पर डिफाइन की हैं, ठीक है। कि अगर ith लाइन ऑफ कोड के लिए हमें कांस्टेंट टाइम जो है वो सी लगता है, और जो हम लूप लगा रहे हैं j to n, तो उसके टाइम को हमने tj से नोट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम फिर डिफाइन कर रहे हैं कि रनिंग टाइम अगर आपने कंप्यूट करना है ऑन पर्टिकुलर इनपुट, तो वो आप रनिंग टाइम जो है एक्चुअली किसी भी एल्गोरिदम का,
वो आप जो कंप्यूट कर रहे होते हैं वो एक्चुअली उसमें नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस होते हैं। प्रिमिटिव ऑपरेशंस मीन कि जो एग्जीक्यूट होती है नंबर ऑफ स्टेटमेंट, वो हमारे प्रिमिटिव ऑपरेशंस होते हैं। मीन कि आप अगर आपने कोई कमेंट लिखा हुआ है, उस वो प्रिमिटिव ऑपरेशन नहीं है, उसको उसको हम अपने एल्गोरिथम के टाइम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो टाइम में कौन सी जो आपकी प्रोग्राम की स्टेटमेंट है इंक्लूड होंगी, जो कि प्रिमिटिव ऑपरेशंस परफॉर्म करें, मीन के एग्जीक्यूट जो हो रही हैं वो। तो उसके लिए वांट टू डिफाइन स्टेप टू बी मशीन इंडिपेंडेंट। तो हमें मशीन इंडिपेंडेंट जो है, मीन के एल्गोरिथम आप चाहे किसी भी मशीन पर रन करें, तो हमने जो है वो एक एल्गोरिथम लिखा है, वो चाहे 10 स्टूडेंट ने या 50 स्टूडेंट ने लिखा हुआ है एक एल्गोरिथम जो है, तो उस एल्गोरिथम को हम मशीन इंडिपेंडेंटली उसके स्टेप्स जो है वो देख रहे होते हैं, उसके लाइन ऑफ कोड से उसको फाइंड कर रहे होते हैं। तो फिगर दैट ईच लाइन ऑफ प्रोसीजर कोड रिक्वायर अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम। तो ओनली लाइन मे टेक अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम देन अनदर, यानी कि एक लाइन जो है ना, वो टाइम जो है वो डिफरेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी लॉजिक पर। एक स्टूडेंट है उसने कोई और लॉजिक से लिखा है कोड, एक दूसरा स्टूडेंट उसने और लॉजिक से लिखा है, तो वो लाइन जो है, जो रूल्स हम डिफाइन कर लेंगे कि एक आपके पास फॉर लूप का टाइम कैसे कंप्यूट किया जाता है, वाइल का, इफ कंडीशन का, जो यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उनके टाइम्स किस तरह से हम जो है वो डिनोट कर रहे होते हैं। तो वो आपका लाइन जो है वो पे डिपेंड करेगा, लेकिन मशीन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अज्यूमिंग दैट द लाइन कंसिस्ट ओनली ऑफ द प्रीमिटिव ऑपरेशंस, तो जितनी हमारी लाइन ऑफ कोड होगा वो हम कंसिडर करते हैं कि वो प्रीमिटिव ऑपरेशंस होते हैं। अब हम प्रीमिटिव ऑपरेशंस जो हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं, उसको हम देख लेते हैं, ताकि हमने बात की कि एक एल्गोरिथम की जब आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है, तो वो जितने भी जो प्रीमिटिव ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं एल्गोरिथम के अंदर, वहां से हम टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे होते हैं। तो प्रिमिटिव ऑपरेशंस को हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट डज इट मीन प्रिमिटिव ऑपरेशंस। तो प्रिमिटिव ऑपरेशंस बेसिकली जो एक एल्गोरिथम के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर जो कंप्यूटेशंस परफॉर्म्ड हो रही होती हैं, मीन का आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल जो टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, डाटा की मूवमेंट कर रहे होते हैं, वो सारे हमारे प्रिमिटिव ऑपरेशंस होते हैं। वैल्यूज असाइन कर रहे होते हैं किसी वेरिएबल को, किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जहां पर बेसिक computations performed by an algorithm is known as primitive operations। क्लियर है स्टूडेंट? डेफिनेशन समझ लगी कि प्रिमिटिव ऑपरेशंस मीन कि जो आपके एल्गोरिथम में बेसिक जो कंप्यूटेशनल जो आप एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, मीन कि आप कोई आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसको आप वैल्यूएट कर रहे हैं, कोई वैल्यू आप किसी वेरिएबल को साइन कर रहे हैं, आप अरे को इंडेक्स कर रहे हैं, किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं, किसी मेथड से वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे कंप्यूटेशनल जो आप एक्शन परफॉर्म करेंगे, ये हमारे प्रीमिटिव ऑपरेशंस होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? फिर प्रिमिटिव ऑपरेशंस जो हैं सेकंड, कि जो हमारे प्रिमिटिव ऑपरेशंस होने चाहिए वो आइडेंटिफाइबल होने चाहिए, हम उसको पता, हमें कोई भी जो एक प्रोग्रामर है, ठीक है, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को अंडरस्टैंड, उसे पता चलना चाहिए कि यहाँ पर ये ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं लार्जली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम जितने भी जो हमारे प्रिमिटिव ऑपरेशंस होते हैं, हम उसमें से मेजर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, क्योंकि सिंटैक्स जो है स्टूडेंट याद रखिए, कंप्यूटर लैंग्वेज का जो हाई लेवल का सिंटैक्स जो होता है, फॉर लूप है, वाइल है, ये तो जित इनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है। इसलिए हमारे जो प्रिमिटिव ऑपरेशंस होते हैं ये लार्जली प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर अज्यूम टू टेक अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन द रैम मॉडल। तो जितने भी जो हमारे पास जो जो आपने रैम मॉडल पढ़ा था, उसी को आपने यूज़ करना है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर हमने उनको कांस्टेंट टाइम असाइन करना है। तो अगर कोई यहाँ पर आपके पास फॉर लूप यूज़ हो रहा होगा या फिर इफ कंडीशन यूज़ हो रही होगी, तो हम देखेंगे कि कितने टाइम्स हमारा एल्गोरिथम वहाँ पर कोड को रन कर रहा है, उस लिहाज से हम उसको टाइम असाइन करेंगे। तो इनपुट साइज जो है, ये स्टूडेंट काफ़ी जो है इन्फ्लुएंस करता है हमारे प्रोग्राम के रनिंग टाइम पर। मीन कि अगर आपके पास एक एल्गोरिथम है ना, वो अगर आप उसको 100 इनपुट्स देते हैं, ठीक है, तो वो में भी बहुत अच्छा जो है उसको एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट जनरेट कर दे। लेकिन अगर उसी एल्गोरिथम को आप 1000 या 10,000 जो है वो डाटा इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो उसका रनिंग टाइम जो है वो बैडली जो है वो रैपिडली इंक्रीज कर रहा होता है। तो एक्चुअली हमारा एनालिसिस करने का मकसद भी ये होता है कि अगर हम इनपुट साइज इंक्रीज कर दें, तो कौन सा एल्गोरिथम जो है वो फिर बेस्ट उसकी परफॉर्मेंस रहती है। अगर इनपुट साइज इंक्रीज भी कर दें,
तो एक्चुअली हमारे रनिंग टाइम कंप्यूट करने का मकसद भी यही होता है कि हम डिफरेंट जो एल्गोरिदम उनका एनालिसिस करके देखें कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो ज़्यादा बेस्ट अगर परफॉर्मेंस देता है लार्ज इनपुट साइज के ऊपर। तो इनपुट साइज डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम बीइंग स्टडीड, कि जो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर डिपेंड करता है। यूजुअली द नंबर ऑफ आइटम्स इन द इनपुट लाइक द साइज द नंबर ऑफ अरे बीइंग सॉर्टेड, ये आपका इनपुट साइज होता है, ठीक है, जिनके लिए के नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं। बट कुड बी समथिंग एल्स इफ मल्टीप्लाइंग टू इंटीजर्स कुड बी द टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन द टू इंटीजर, वो उसका इनपुट साइज। अब देखें अरे है ना, तो अरे में तो आपको इजीली इनपुट साइज की समझ लग जाएगी कि भाई उसके जितने नंबर ऑफ इंडेक्स के एलिमेंट पड़े हुए हैं वो हमारा इनपुट साइज है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो टोटल आपके पास इनपुट, अगर उसका बाइनरी फॉर्म में देखें कि बाइनरी उसका इनपुट साइज कितना है, तो उसके नंबर ऑफ बिट्स जो हैं, कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं उसके टू इंटीजर्स की, वो इसका इनपुट साइज होगा। क्लियरली समझ लगी आपने? इनपुट साइज जो है जरूरी नहीं कि आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए, आपने देखना होता है कि वहां पर कौन से एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। अगर इनपुट साइज n मल्टीप्लाई बाय n है, इसका मतलब है उसका वहां पर कोई मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही है तो n स्क्वायर वहां पर इनपुट साइज बन रहा है, ठीक है। तो could be described by more than one number. For example, graph algorithm running time are usually expressed in term of number of vertices and the number of edges in the input graph. तो स्टूडेंट जब हम ग्राफ का एल्गोरिथम देखेंगे उसका मैं आपको रनिंग टाइम जब बताऊंगा तो हम उसको कंप्यूट करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसको हम नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जितने भी जो हमारे अरे के सॉर्टिंग एल्गोरिथम होते हैं उसमें हम जो इनपुट साइज है उसको n से डिनोट करते हैं, मीन कि n नंबर ऑफ एलिमेंट इन द अरे, उससे हम डिनोट कर रहे होते हैं एक एलिमेंट से। तो लेकिन आप मोर एलिमेंट से भी आप इनपुट साइज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसा कि उसने एग्जांपल दी, ग्राफ एल्गोरिथम जो होते हैं उसमें हम इनपुट साइज को एक्सप्रेस करने के लिए नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्ड्सेस जो है उसके थ्रू उस ग्राफ की जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी मेंशन कर रहे होते हैं, या उसका रनिंग टाइम जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं। वो दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है, नंबर ऑफ एजेस पे भी और नंबर ऑफ वर्ड्स के ऊपर भी। क्लियर स्टूडेंट? समझ लगी हम इनपुट साइज से क्या, क्योंकि इनपुट साइज की बेस पे ही हम आगे नेक्स्ट तक टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करें। तो इनपुट साइज होता क्या है, इनपुट साइज जो है उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड कर लिया। फिर नेक्स्ट हमारी काइंड ऑफ एनालिसिस। जो आपके जब आप एल्गोरिथम का अगर आपने एनालिसिस करना है तो थ्री बेसिक जो एनालिसिस हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपके स्टूडेंट एक वर्स्ट केस है, एक एवरेज केस है और एक बेस्ट केस है, ठीक है। तो फर्स्टली व्हाट डज इट मीन अ वर्स्ट केस? वर्स्ट केस से मुराद ये है कि कोई भी अगर इनपुट साइज आप देते हैं किसी एल्गोरिथम को, तो उसको मैक्सिमम टाइम कितना लगता है उस इनपुट साइज को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैक्सिमम टाइम ऑफ द एल्गोरिथम ऑन एनी इनपुट of the size n is known as the worst case. क्लियर कि वर्स्ट केस जो है वो एक्चुअली है क्या। सेकंड जो है वो है एवरेज केस। एवरेज केस का मतलब है कि एक्सपेक्टेड टाइम जो हमारे एल्गोरिथम का होता है ओवरऑल इनपुट साइज, या एवरेज टाइम जो हमारा होता है। तो इसके लिए हमें कुछ assumptions यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनपुट लेनी पड़ती है एवरेज टाइम कंप्यूट करने के लिए। तो जब हम इसका एनालिसिस करेंगे ना, एवरेज केस एनालिसिस करेंगे, अब देखेंगे कि वहां पर हम कुछ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं या assumption जो हैं, ठीक है, रैंडमली इनपुट जो है वो चूज करने का assumptions, इस तरह से जो है वो कुछ assumptions और स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई करते हुए एवरेज केस फाइंड करेंगे। और बेस्ट केस जो है ये एक्चुअली जो है वो आपका मिनिमम टाइम जो है वो किसी भी एल्गोरिथम को ऑन स्मॉल इनपुट साइज के ऊपर, कि मैंने कि जब आपका एक एल्गोरिथम जो है वो अगर स्लो एल्गोरिथम है तो वो इनपुट साइज स्मॉल के लिए जो है वो बहुत बेस्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। तो बेस्ट चीट विद द स्लो एल्गोरिथम दैट वर्क्स फास्ट ऑन सम इनपुट्स। तो बेस्ट केस से मुराद ये है कि आपके पास मिनिमम टाइम जो है किसी एक एल्गोरिथम को कितना लगता है इनपुट साइज पर रन होने के लिए। तो कुछ ऐसे एल्गोरिथम होते हैं जो कि किस पर्टिकुलर इनपुट के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप इनपुट साइज इंक्रीज कर देंगे तो वो बहुत बैडली जो है वो, अगर उनका एक्सपोनेंशियल टाइम है रनिंग टाइम, आप देखेंगे कि जैसे आप इनपुट साइज इंक्रीज करेंगे तो उनका रनिंग टाइम रैपिडली जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा, तो वो फिर बेस्ट एल्गोरिथम हमारे नहीं होंगे। तो ये तीन केसेस हैं हमारे एनालिसिस एल्गोरिथम के एनालिसिस के लिए, और हम यही थ्री केसेस जो है वो डिस्कस करेंगे
इनके लिए इनको फाइंड करने के मेथड अंडरस्टैंड करेंगे कि आपने ये किस तरह से जो है वो वर्स्ट केस फाइंड करना है, एवरेज केस फाइंड करना है और बेस्ट केस फाइंड करना है। तो फर्स्टली अभी स्टूडेंट हम आज बेस्ट केस और जो वर्स्ट केस है, जो मेजर केसेस हैं, इनको हम फाइंड करेंगे। एवरेज केस पे नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइंड करेंगे। तो ये सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चले क्वेश्चन? पढ़ा लें अब। जी। तो अब स्टूडेंट ये बड़े ध्यान से स्टूडेंट आप इसको समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि हम किस तरह से बेस्ट केस और वर्स्ट केस जो हैं वो फाइंड करेंगे। तो आपके पास याद रखिएगा कि हमने ये जो केसेस फाइंड करने होते हैं, ये आपका जो जो एल्गोरिथम होता है, ठीक है, जो आपने डिफाइन किया होता है, उसी से हम फाइंड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड था, वो आपके पास 8 था। 8 लाइन ऑफ कोड है इंसर्शन सॉर्ट का, और उसको हम वन बाय वन लाइन जो है वो देखते हैं कि उसकी कॉस्ट क्या होगी और उसका टाइम जो है वो कितना, उसको हम कितने कितने टाइम जो है वो लाइन ऑफ कोड जो है वो रन हो रहा होगा। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो स्टार्ट जब हमने किया था हमने एल्गोरिथम को, तो हमने कहा था कि लूप हमने फर्स्टली लगाया कि फॉर j इज इक्वल टू a डॉट लेंथ, कि आपने लूप लगाना है। ये लूप का हेडर है कि आप लूप जो लगा रहे हैं वो सेकंड इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स जो अरे का है वहां तक आप लूप लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है इसके कॉस्ट को हमने डिनोट कर दिया C1 से, ठीक है, यानी कि इस एल्गोरिथम की जो कॉस्ट है वो C1 है, और टाइम इसको लगेगा। तो चूंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो n टाइम्स जो है वो लूप ये चल रहा होगा, तो इसलिए आपने n से इसको डिनोट कर दिया। अब सेकंड की है, की जो है स्टूडेंट वो की जो है वो उसको हमने कहा था की इज इक्वल टू AJ, यानी कि आपके पास जो सेकंड इंडेक्स से लेकर आपके पास की जो है वो बन सकती है सेकंड से लेकर सेकंड इंडेक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन अप टू सो एन इंडेक्स तक आपके पास की चलेगी। तो इसका मतलब है कि जो की है उसकी कॉस्ट को हमने C2 से कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया, और उसका टाइम उसको हमने कहा n-1, क्योंकि आपका नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा था। तो की जो है वो 2 से स्टार्ट हो रही थी, इसलिए उसको n-1 से नोट कर दिया। अब थर्ड जो है वो आपके पास ये कमेंट है, इंसर्ट AJ इनटू द सॉर्टेड सीक्वेंस, ठीक है। तो आपके पास जो सॉर्टेड सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में हम इंसर्ट कर रहे हैं, वो भी आप इंसर्ट कर रहे हैं 1 से लेकर j-1 तक आप वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि n-1 वैल्यूज जो हैं वो आप एक सॉर्टेड अरे में इंसर्ट कर, एक अरे है, आपने एम्प्टी अरे ली, उसके अंदर 1 बाय 1 हम वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर इसके लिए भी n-1 टाइम है। फिर जो आप ये लाइन ऑफ 4 थी, इसमें हम कह रहे हैं कि जो आपके पास जे आई इज इक्वल टू j-1, तो मुझे ये बताएं कि ये कितने टाइम्स चलेगी। ये भी आपके पास n-1 टाइम्स तक जो है वो रन होगी, ठीक है। एंड आई इज इक्वल टू j-1 है, तो पहले j की वैल्यू यहाँ पर सेकंड इंडेक्स की वैल्यू आएगी, फिर थर्ड की आएगी, फिर फोर्थ की आएगी, फिर फिफ्थ की आएगी, फिर सिक्स की आएगी, अप टू सोन जैसे j की वैल्यू 2 से लेकर n तक चलेगी। इसका मतलब है कि हमारा जो i की वैल्यू है, इसके लिए जो हमारे एल्गोरिथम का जो वो अब टाइम्स है वो क्या होगा, n-1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, वाइल कंडीशन के लिए अब यहाँ पर देखें कि वाइल i इज ग्रेटर देन 0 एंड ai ग्रेटर देन की। वाइल की कंडीशन के लिए हमने जैसे डिफाइन किया था कि हम j की एक वैल्यू के लिए, ठीक है, ये वाइल का लूप जो है वो चलेगा हमारा, और फिर j की 2 वैल्यू के लिए चलेगा, j की 3 वैल्यू के लिए चलेगा। तो यहाँ पर हम इसको समीशन से नोट कर रहे हैं, यानी कि j2 के लिए जितना टाइम लगता है, j3 के लिए जितना टाइम लगता है इस वाइल लूप को, j4 के लिए, तो इसको मैंने डिनोट कर दिया इसके टाइम को समीशन j2 टू n tj टाइम। ये हमने अजप्शंस ली हुई थी कि हम जब जो वाइल लूप है, जब हमारे पास j की वैल्यू जो है वो 2 to n चलेगी, तो उसके टाइम को हम tj से नोट करेंगे। नेक्स्ट लाइन नंबर 6 पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देखें कि चूंकि ये वाइल लूप के अंदर ही है, और अब मुझे बताएं यहाँ पर कि हम जो है वो सेकंड इंडेक्स जो है, नेक्स्ट सेकंड इंडेक्स को हम फर्स्ट इंडेक्स पे रिप्लेस कर रहे हैं, और इस तरह से रिप्लेसमेंट जो हमारी हो रही है। तो ये रिप्लेसमेंट जो है इससे कम जो है, यानी कि जे की वैल्यू हमारी 2 से लेकर n तक है ना, तो इसका मतलब है कि जो हम जो राइट मूव करेंगे वो भी हमारा tj-1 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें i इज इक्वल टू i-1, तो ये भी कितने टाइम चलेगा, ये चूंकि वाइल लूप के अंदर है, और ये भी आपका
टोटल आई आपका जो है वो एन है, तो आई माइनस वन किया तो टोटल जो है वो टीजे टाइम में से माइनस वन, एक जो है माइनस वन होगा। और लास्ट जो आपकी लाइन ऑफ कोड है जिसमें हम की को रिप्लेस कर रहे हैं जो ए आई प्लस वन से, तो यहाँ पर आपके पास ये जो लाइन है ये कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रही होगी, n माइनस वन टाइम्स तक, क्योंकि हमें जो राइट शिफ्ट जब हमने किया था तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था j इज इक्वल टू 2 से लेकर n तक। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर अरे के n है तो हमारी जो राइट शिफ्टिंग हो रही होगी, ठीक है। अब देखिए टोटल, अगर लेट्स सपोज के टोटल डिसऑर्डर में आपके पास एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो आपने राइट अगर आप उनको अरेंज करें तो लाजमी तौर पर फिर n माइनस वन टाइम्स तक आप जो है उनको अरेंज कर लेंगे। राइट शिफ्ट अगर आपने करना तो n माइनस वन राइट अगर आप करें तो आपका जो डाटा है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपने टाइम्स जो हैं इनको असाइन कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। हर एक लाइन ऑफ कोड को आपने टाइम असाइन किया है। अब अगर आपने इंसर्शन सॉर्ट का टोटल टाइम कंप्लेक्सिटी फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है कि समीशन ऑल स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ द स्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टाइम स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, यानी कि एक स्टेटमेंट पे कितनी कॉस्ट आती है और वो कितने टाइम्स जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, इन सबको अगर हम सम कर लें, मल्टीप्लाई करके इनको सम कर लें तो ये हमारा टोटल रनिंग टाइम आएगा। मीन कि आपके पास ये जो टाइम था ना, ये आपका सर कॉस्ट। बात सुनिए एक मिनट। जी जी, लाइन 5 और लाइन 6 के आगे जो समीशन जे है उसका क्या मतलब है? ये समीशन जो है लाइन 5 और लाइन 6 के सामने ये समीशन जो जे है, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो यहाँ पर हमें जब आपने वाइल लूप लगाना है ना, तो वाइल लूप आप लगाते हैं जे की वैल्यू 2 से लेकर n तक। तो हमने बात की थी कि हमारा जो वाइल लूप है ना, जहाँ पर हम एक फॉर लूप के अंदर आप वाइल लूप लगा रहे हैं, और वाइल लूप जो है वो आपने जे की वैल्यू 2 से लेकर n तक के लिए चेक करना है कि ये कंडीशन ट्रू होती है, क्या आपका जो वैल्यू है वो की से ग्रेटर है, अगर ग्रेटर है तो उसको हमने राइट शिफ्ट करना है। और ये कब तक शिफ्ट करते जाना है, जब तक आपके पास से की वैल्यू ग्रेटर है। तो हमने ये चेक किन वैल्यू के लिए करना है, जे की वैल्यू 2 से लेकर n तक के लिए। तो इसलिए पहले जे की वैल्यू 2 के लिए जो टाइम होगा वो t2 टाइम उसको हमने नोट कर दिया, फिर जे की वैल्यू 3 के लिए t3 होगा। तो जो टाइम जो है वो जैसे जे की वैल्यू चेंज हो रही होगी उस लिहाज से टाइम हमारा चेंज हो रहा होगा। इसलिए हमने इसको सबको सम किया है, t इज इक्वल टू 2 से लेकर n तक tj टाइम से इसको नोट कर दिया, क्योंकि आपने वाइल कंडीशन के अंदर जो है ये कंडीशन कब तक आपने चेक करनी है, जब तक आपकी वैल्यू जो है वो की से ग्रेटर है। तो अगर ग्रेटर है तो उसको हमने आगे नेक्स्ट राइट शिफ्ट करना होगा। तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर इसके साथ टाइम को हमने जो है वो डिफाइन स्टार्ट भी कर दिया था, इसको हम टीजे टाइम से नोट करेंगे। और सम इसलिए किया है क्योंकि हमने इसको जो है वो जे की वैल्यू 2 से लेकर जितना भी टाइम, जहर सी बात है जब आप एक वाइल लूप में चले गए हैं तो इस वाइल लूप की जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तो तब तक आपका टाइम लगेगा, तब तक आपका कंट्रोल जो है ना वो इसी वाइल लूप के अंदर ही रहेगा। ऐसा ही होता है ना कि फायर लूप, आउटर जो लूप है वो एक दफा चलता है, तो इनर लूप जो है वो जो है अगर आपने जो डिफाइन किया होता है उसके अकॉर्डिंगली, अगर लेट्स सपोज आउटर लूप 10 टाइम्स और इनर लूप भी अगर आपने 10 टाइम्स लिखा हुआ है तो आउटर लूप एक दफा चलेगा और इनर लूप 10 टाइम्स चलेगा। आउटर लूप से जब सेकंड उसकी वैल्यू होगी इनर लूप फिर 10 टाइम्स चलेगा। ये आपने असेंबली लैंग्वेज में भी जब हम उसके जो है वो लूप्स किए थे तो उसमें हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया था कि जो नेस्टेड लूप है वो किस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो एक्चुअली इंसर्शन सॉर्ट में हम नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं, एक फॉर लूप है और एक आपका वाइल लूप है। तो वाइल लूप जो है ये इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम किस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर आउटर लूप एक टाइम वन टाइम चल रहा है तो इनर लूप जो है वो जो है वो आपका जे से लेकर जे की वैल्यू 2 से लेकर n टाइम चलेगा, और देन जो है वो रिजल्ट्स जितना भी जो उसको टाइम टोटल टाइम लगेगा उसको फिर हम कैसे कंप्यूट करेंगे, सम कर ले होंगे। इसलिए यहाँ पर समीशन यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये जी समीशन। ठीक है सर, थैंक यू। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखेंगे ये देखें यहाँ पर आपको और ज्यादा क्लियरली डिफाइन किया गया है कि व्हाट डज इट मीन टीजे। टीजे टाइम क्या है? टीजे इज द नंबर ऑफ टाइम द व्हाइल लूप टेस्ट इन लाइन 5 इज एग्जीक्यूटेड फॉर दैट वैल्यू ऑफ द जे। जे की एक वैल्यू के लिए व्हाइल लूप कितने नंबर ऑफ टाइम चलेगा, क्योंकि ये इनर लूप है ना, तो ये कितने नंबर ऑफ टाइम चलेगा उस टाइम को हम सम कर रहे हैं जिसको आपने डिनोट किया हुआ है टीजे टाइम से, ठीक है। तो टीजे टाइम एक्चुअली टाइम कौन सा है, जो व्हाइल लूप आपका इनर लूप जो है कितना टाइम लेता है जे की वैल्यू के लिए, उस जे की वैल्यू के लिए
कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो इनर लूप एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उसको जो टोटल टाइम लगता है उसको हमने tj से नोट किया हुआ है. Assume that the ith line takes time ci, which is the constant. So we must compare each element aj with each element in the entire sorted subarray, and so tj is equal to j for j is equal to value 2 2 3 up to so on so on. कि हम ऐसे कर रहे थे ना कि हम जो हमारी की थी उसको हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे थे, तो जहां पर आपके पास की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती थी हम उसको राइट शिफ्ट कर रहे थे. तो चूंकि हम कंपेयर कर रहे होते हैं इसलिए हमने शो कर दिया कि आपके पास जो यहाँ पर टीजे टाइम है उसको हम मैं सिंपली जे के साथ नोट कर सकता हूँ, और जे की वैल्यू आपकी कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, 2 से लेकर n तक होगी. अब नेक्स्ट जो है वो हम फर्स्ट जो बेस्ट केस है उसको कंप्यूट करते हैं. तो बेस्ट केस कंप्यूट करने के लिए आपने ये पढ़ा है कि बेस्ट केस जो है वो क्या होता है कि आपके पास मिनिमम टाइम कितना लगता है किसी भी एक एल्गोरिथम को रन होने के लिए. तो याद रखिएगा कि बेस्ट केस किसी भी एल्गोरिथम का कब हम फाइंड करेंगे, जब आपके पास अरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है. अरे जो है अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो तो उसके टाइम को हम कहेंगे क्या, इसका टाइम जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो हम बेस्ट केस हम टाइम कम्प्लेक्सिटी हम होगी. तो अब देखें हमने ये डिफाइन किया कि अब बेस्ट केस के लिए अरे हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड है, मीन के असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास अरे पड़ी हुई है. तो ऑलवेज फाइंड दैट ए आई इज लेस देन की. अब देखें अगर इस तरह से है कि आपके पास अरे के एलिमेंट है 6, फर्स्ट पे पड़ा हुआ है 1, सेकंड पे 2 पड़ा है, 3 पड़ा है, 4 पड़ा है, 5 पड़ा है, 6 पड़ा है. लेट्स सपोज कि मैंने सॉर्टेड में ये 6 एलिमेंट रखे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जो सेकंड जो की है वो हमेशा क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर होगी. ऐसा होगा ना, नहीं होगा. जब हम उसको वाइल कंडीशन में चेक कर रहे होंगे ए आई हमेशा जो है वो लेस देन की होगा अपॉन द फर्स्ट टाइम दैट वाइल लूप टेस्ट इज रन, जब आई की वैल्यू इज इक्वल टू j - 1 होती है. तो इसका मतलब है कि बेस्ट केस के लिए हमारे पास जो है वो इस तरह से है कि डाटा या अरे हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड है, और उसमें जो है वो हमेशा जो की है वो जो ए आई जो वैल्यू है जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे क्या होगी, ग्रेटर होगी. ठीक है, अगर उससे ग्रेटर होगी तो फिर ऑब्वियसली फिर हम जो है वो हम उसको राइट शिफ्ट नहीं कर रहे होंगे, तो हमारा ऑल टीजे जो टाइम होगा वो क्या होगा, फिर 1 होगा. ठीक है, क्योंकि हमारे पास सबमिशन जो है वो आपके पास एक दफा ही वो वाइल लूप चलेगा, हर दफा तो वाइल लूप नहीं चलेगा, एक दफा वाइल लूप चलेगा तो इसलिए वो कांस्टेंट टाइम में चलेगा, तो हम कहेंगे कि टीजे टाइम जो है वो हमारा 1 है. वी अज्यूम द प्रोडक्ट ऑफ द कॉस्ट एंड टाइम कॉलम ऑब्टेनिंग. अब हम जो है वो इसको अब आपने टोटल टाइम कंप्यूट करना, तो वो आप किस तरह से कंप्यूट करेंगे कि जितनी भी लाइन ऑफ कोड है ना उसके जो जो टाइम्स थे वो आपने टाइम लिखने हैं, और साथ में उनके कांस्टेंट जो है कॉस्ट थी उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है. तो स्टूडेंट अभी अपना क्लास रिज्वाइन करें क्योंकि 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं, 45. तो